नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे अमेरिका ईरान जंग की, जो कि 5वें हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। लेकिन इसका अंत आखिर कब होगा, ये सवाल आज भी उतना ही उलझा हुआ है। वजह सिर्फ जंग के हालात नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बदलते बयान भी हैं। पिछले करीब 1 महीने के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग को लेकर जितनी बार तारीखों पर तारीख दी, जिस तरह से दावे पर दावे किए और जिस तरह से उन दावों के बाद में पलटी मारी, उससे एक तरह का पलटी मार कैलेंडर ये पूरी तरह से बन चुका है। ट्रंप के लगातार बदलते बयान और जीत दावों ने बात तो ये बिल्कुल क्लियर कट साफ कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की क्षमता को लेकर जो अनुमान लगाया था वो पूरी तरह से गलत था। ईरान भारी पड़ रहा है, तो क्या ट्रंप जंग में फंसे हुए हैं और इसी कारण वो उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं। जंग के 33 दिनों के दौरान 12 बार डोनाल्ड ट्रंप जीत के दावे कर चुके हैं। अब फिर बार बार पलटी मारने के बाद में अलग अलग वजह सामने आई हैं, अलग अलग कारण कि आखिर वो क्या हो सकते हैं, बताएंगे आपको। और आखिर इस जंग का भविष्य क्या है, करेंगे इस पर भी चर्चा। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए, तब डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने साफ दावा किया कि यह हमला इसीलिए जरूरी था क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने की ओर बढ़ रहा है। शुरुआती दिनों में तो उनका रुख बिल्कुल आक्रामक था, आत्मविश्वास से परिपूर्ण था और दावा ये किया कि जल्द ही जंग खत्म भी हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ट्रंप के बयान बदलने लग गए। 28 फरवरी को उन्होंने कहा कि जंग 2 से 3 दिनों में खत्म हो जाएगी। इसके अगले ही दिन 1 मार्च को ये समय बढ़ाया गया, 4 हफ्ते कर दिया गया। 2 मार्च को कहा गया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। 6 मार्च को उन्होंने कह दिया कि भाई ईरान सरेंडर करने वाला है, जबकि इसके 3 दिनों के बाद में 9 मार्च आते आते उन्होंने दावा कर दिया कि जंग अब लगभग खत्म हो चुकी है। फिर 11 मार्च को कहा कि जंग किसी भी समय खत्म हो सकती है। इसके ही अगले ही दिन 12 मार्च को कहा कि अब निशाना बनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। 13 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं कि भाई ईरान पूरी तरह से तबाह हो चुका है, अब उसके पास में कुछ भी नहीं है। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग रही है। 28 फरवरी से लेकर अगर 1 अप्रैल तक की बात की जाए तो हालात क्या बदले, क्या ईरान घुटनों पर आया? जवाब है नहीं। 24 मार्च को उन्होंने 15 सूत्रीय शांति योजना पर बातचीत का जिक्र किया, जिससे संकेत ये मिले कि जंग जल्द ही खत्म हो सकती है और इसके लिए कूटनीति की जरूरत पड़ रही है। 26 मार्च को उन्होंने नई डेडलाइन दे दी और कहा कि भाई 6 अप्रैल तक का इंतजार किया जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं हालात सुधरे तो अंजाम बहुत बुरा रहने वाला है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के बयान यहां तक ही थमे नहीं, बल्कि 30 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई लगता है कि बात बन जाएगी। लेकिन 31 मार्च को उन्होंने फिर से पलटी मारी और कहा कि डील जरूरी नहीं है, जंग समेटने में 2 से 3 हफ्ते और लग सकते हैं। यानी 1 महीने का वक्त, और इन 1 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप कभी जीत का दावा करते दिखे, कभी शांति की बात करते नजर आए, कभी हमले जारी रखने की चेतावनी देते नजर आए। और यही वजह है कि अब उनके बयानों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। इतने तमाम जो दावे रहे, उन तमाम दावों के बावजूद युद्ध इसीलिए खत्म नहीं हुआ क्योंकि उसकी जो बुनियादी शर्तें हैं वो पूरी नहीं हुई। ईरान ने आत्मसमर्पण नहीं किया, कोई युद्ध विराम नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ और ना ही सत्ता परिवर्तन जैसी कोई स्थिति बनी। लेकिन इससे उलट ईरान लगातार मिसाइली हमले करता रहा, अपने क्षेत्रीय नेटवर्क को या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण के जरिए अपनी ताकत वो दिखाता रहा है, जो दुनिया के लिए अहम तेल सप्लाई रूट है। यानी एक तरफ अमेरिका जीत का दावा ठोक रहा है, दूसरी तरफ ईरान अभी भी सक्रिय है और मजबूत है। इस संघर्ष के जारी रहने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ट्रंप के बयान और असली रणनीति में कोई तालमेल नहीं दिखता। कभी वो जीत की बात करते हैं, कभी वो और हमले की चेतावनी दे देते हैं। इससे ये साफ नहीं होता कि अमेरिका का असली मकसद आखिर क्या है, सरकार बदलना, दबाव बनाना या फिर समझौता करना। विश्लेषकों का यह मानना है कि यह बयान तेल बाजार और घरेलू राजनीति को प्रभावित करने के लिए वो भी हो सकता है और जीत का संदेश देकर बाजार को स्थिर रखने और लोगों को भरोसा देने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जब तक कोई ठोस नतीजा नहीं आता ना, ऐसे तमाम बयान
ये कहा जाए सिर्फ कोरे साबित होते हैं, युद्ध खत्म नहीं कर सकते। इन सब के बीच में अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के फैसलों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, नाराजगी देखने को मिलती है। बढ़ती महंगाई, जंग का खर्च और तेल संकट, ये तीन महत्वपूर्ण ऐसी चीजें जो जनता की चिंता बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा भी कई मसले हैं, लेकिन जो मिडिल ईस्ट के बीच में जो हालात बने हुए हैं, ये तीन ऐसे हालात हैं जो जनता की चिंता बढ़ा रहे हैं। अब जंग को लेकर अमेरिका में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। इसकी बानगी हमने हाल ही में देखा। 28 मार्च की वो तारीख जब पूरे यूनाइटेड स्टेट में 3300 जगहों पर 90 लाख लोग सड़कों पर उतर आए, ट्रंप मस्ट गो नाउ के नारे लगाने लगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी डोनाल्ड ट्रंप की नीति को लेकर विरोध सामने आया है। नाटो के कई देशों जैसे स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे सहयोगी देशों ने इस जंग से दूरी बना ली। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ट्रंप खुद भी कई मौकों पर यह संकेत दे चुके हैं कि ईरान से अमेरिका को सीधा खतरा था ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमला शुरू किया और अब उसी जंग से बाहर निकलने का रास्ता एक तरह से तलाशते नजर आ रहे हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के बार बार किए गए दावे जमीन पर कोई बदलाव नहीं लेकर आए हैं। युद्ध जारी है, ईरान डटा हुआ है और अब तक कोई स्पष्ट समझौता या निर्णायक नतीजा भी निकलता नजर नहीं आता। तब तक ये संघर्ष खत्म होने वाला नहीं है जब तक कोई समाधान नहीं निकला है। चाहे इसे कितनी ही बार खत्म बताया जाए, तमाम दावे किए जाए, खुद डोनाल्ड ट्रंप दावे करें। और दूसरी तरफ इसका एक और बड़ा हिस्सा ये भी नजर आता है, डोनाल्ड ट्रंप की इस बार इस युद्ध में चल भी नहीं रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो से कहा कि आओ, मुझे सहयोग की जरूरत है, अमेरिका को सहयोग करो मिडिल ईस्ट में घेराबंदी के लिए। अब से कुछ देर पहले खबर आई थी कि ब्रिटेन के साथ साथ 34 देश एक बैठक कर रखे हैं और ब्रिटेन ने तो क्लियर कट कह दिया है ये युद्ध हमारा युद्ध नहीं है और हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। वहीं नाटो ने भी क्लियर कट यही संदेश दिया। तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे युद्ध में और डोनाल्ड ट्रंप के अप्रत्याशित रवैये के बाद में अमेरिका भी अलग थलग पड़ता हुआ नजर आता है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से। तो ऐसे में बड़े सवाल हैं, आखिर अपने ही दावों पर ट्रंप बार बार पलटी क्यों मार रहे हैं? क्या ईरान जंग से एग्जिट का रास्ता डोनाल्ड ट्रंप तलाश रहे हैं? क्या ईरान में भी अमेरिका का वियतनाम और अफगानिस्तान जैसा हश्र होगा? ये वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आलोक सहाय कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अली शाह मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं अहमर मस्तिकान, जो कि अमेरिका से कनेक्ट हो रहे हैं, बलोच पत्रकार हैं। आप सभी का इस खास चर्चा में बहुत स्वागत है। जिस तरह से अभी हालात नजर आते हैं उसमें कई अलग अलग वजहें नजर आ रही हैं। माथुर सर, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाह रही हूँ। मुझे जरा बताने की कोशिश कीजिए, 1 महीने का वक्त, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से अप्रत्याशित बयानबाजी देते रही है। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा भी, चाहे बात वो भारत के संदर्भ में रहा हो, पाकिस्तान के संदर्भ में रहा हो, ये कहा जाए कि इजराइल के संदर्भ में हो, ईरान के संदर्भ में। अब ये 31 दिनों में इतनी ढेर सारी चीजें आखिर क्या दर्शाती हैं डोनाल्ड ट्रंप का कभी आगे बढ़ते हुए यू टर्न बयानों को लेकर और बोगस बयानबाजी करते हुए? जय हिंद नैना। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक कंपल्सिव लायर है, कंपल्सिव लायर। आपको ये स्टैटिस्टिक्स पता होगी, मैं नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स और ये जो अपना वॉशिंगटन पोस्ट, इन सब समाचार पत्रों में आया था कि अपनी पहली टर्म में इन्होंने कोई 3,500 बार झूठ बोला था। वो इट वाज 20-30 लाइज अ डे। तो जहां तक डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का सवाल है, देखिए वो अपने बयान किसी और वजह से बदलते जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बता सकता हूं कि उन्होंने यूनिफॉर्मली एक चीज को सामने रखा है, और वो एक चीज है कि किस प्रकार से अमेरिका को, चाहे वो सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं नैना, लेकिन उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ है। बहुत तगड़े बिजनेसमैन हैं, और वो जो अपना मागा चलाया हुआ है उन्होंने कि ग्रेट अगेन, हो रहा है या नहीं हो रहा है इज नॉट ए इशू, उसके तरफ लगातार एक लकीर पे वो चल रहे हैं। और इसीलिए वो उन्होंने इस तरीके के बातें करनी शुरू करी हैं। अब उन्होंने कहा कि हम 2-3 हफ्ते में यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। वो एक तरफ कह रहे हैं कि हम 2-3 हफ्ते में जगह छोड़ के चले जाएंगे, और साथ ही साथ उन्होंने एक एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज डब्ल्यू बुश बुला लिया यहाँ पे। उन्होंने B-52 बॉम्बर्स की एक पूरी की पूरी खेप यहाँ बुला करके लगा दी है। उन्होंने जो उनके ब्रिटेन में जो एयर बेसिस हैं उनको और कंसोलिडेट कर दिया है। कल जिस प्रकार से इस्फहान पे हमले हुए हैं,
आप देखेंगे एक बहुत बड़ा मिसाइल सेंटर मेरे हिसाब से ईरान का वो खत्म, बिल्कुल इट हैज बीन टेकन ऑफ, बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो जो उनका वो कहते जो भी हैं, लेकिन इसमें उनका उद्देश्य साफ मेरे को नजर आ रहा है कि वो किसी भी तरीके से वेस्ट एशिया में अपनी पकड़ को कमजोर नहीं होने देंगे। वो सफल हैं या असफल ये बाद में देखा जाएगा। अब जी ब्रिटेन जी। भी जो है वो लगातार कहता चला जा रहा है कि मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। अब ब्रिटेन ने कहा है कि मैं वेस्ट एशिया में अपने बेसिस को, अपने मित्र राष्ट्रों को की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस भेज रहा हूं, अपने सोल्जर्स बढ़ा रहा हूं। तो ये तमाम चीजें एक साथ कहीं ना कहीं आकर के बैठती हुई मेरे को नजर आ रही हैं। जी जहां तक सवाल नाटो कंट्री, एक सेकंड लाइन, जी एक जी लाइन जी। और, जहां तक सवाल नाटो देशों का है, नाटो देश इसलिए खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं, दो वजह है उसकी। क्योंकि नाटो एक इस प्रकार से कंस्ट्रक्टेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट था कि नाटो को कोई भी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी कभी डेवलप ही नहीं करने दी। आज नेटो की देश अपने को डिफेंड करने में शायद सक्षम हो, लेकिन उनमें से कोई भी देश कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटी मुझे नहीं लगता रखता है, सिवाय फ्रांस और इंग्लैंड के, जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। ऑफेंसिव कैपेबिलिटी मेरे को लगता है उनके पास भी उतनी उस लेवल पर नहीं है। तो वो वजह है कि अब नाटो इसमें इसलिए नहीं उतर रहा है कि अगर उनको इसमें उतरना पड़ेगा तो रूस से उनको यूरोप में बहुत बड़ा खतरा है, जिसको कि अवॉइड नहीं करना चाहते। अभी की बात है, और कुछ देर पहले उन्होंने पोलैंड से मांगे पैट्रियट्स, पोलैंड ने मना कर दिया क्योंकि उनको अपने पैट्रियट्स अपनी सेफ्टी के लिए चाहिए। तो हाँ जहां तक सवाल इस बात का है, ईरान पर जबरदस्त हमले हुए हैं, ईरान को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 11,000 सॉटीज, 11,000 एयरफोर्स के बड़े यहां बैठे हैं, वो बताएंगे 11,000 बम्बार्डमेंट्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मैक्सिमम बम्बार्डमेंट जो एक देश पे हुआ है वो अभी हुआ है। आज ईरान से लेकिन खबरें नहीं आ लेकिन रही लेकिन ऐसा अनुज सर, बात ये डेवस्टेशन। कि इन 11,000 सॉटीज के बाद में भी क्या अमेरिका को वो जीत मिली? बात ये है, क्या अमेरिका ने कुछ पाया? वो जो देश चाहते थे, ठीक है, प्रोपोगेंडा तो जरूर इस वॉर में बहुत बड़े स्तर पर नजर आता है, साइकोलॉजिकल वॉर यहाँ पर नजर आता है, लेकिन आप बता रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पहला ये कहा जाए कि ईरान वो हिस्सा बन चुका है जहां पर इतनी ज्यादा बम्बार्डिंग हो चुकी है। लेकिन आपने जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को कंपल्सिव लायर कहा, आपकी इस बात पे अहमद मस्तिकान बहुत मुझे लगा खिलखिलाकर हंस पड़े। अहमद मस्तिकान जी, वजह क्या है? आप शायद बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई पुराना अनुभव है, कोई किस्सा, आखिर क्या वजह है इस हंसी का, इस मुस्कुराहट का? नमस्कार और भारत माता की जय। जय सर, भारत माता। मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने खुद ही फैसला नहीं किया है कि इनको अचीव क्या करना है। इनके चार आते हैं, चार हमारे चार गोल हैं, लेकिन वो चार जो है चेंज होते रहते हैं, वो चार एक नहीं है। चार इन्होंने शुरू में कहा कि ईरान की जंगी मिसाइलों की तबाही, ईरान कभी भी दोबारा मिसाइल ना बना पाए। तीसरा, ईरान की नेवी और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही। चौथा, इन्होंने कहा कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार ना बना सके। इन्होंने पीट हेग्सेथ ने मार्च के 2 तारीख को ये ऐलान किए कि ये हमारे चार जो हैं डिमांड है, हम ये चार ऑब्जेक्टिव हमारे ईरान के अंदर। फिर ट्रंप साहब ने फौरन ही उसके कुछ घंटों के बाद उन चार को जो है मिला दिया। उन्होंने जो पहले जो एक जो था ईरान की जंगी मिसाइलों की तबाही, वो तो रखा, दूसरा भी रखा, उन दोनों को एक साथ मिला के एक बना दिया और एक चौथा डिमांड नया शामिल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान जो है कभी भी अपने प्रॉक्सीज को हेल्प ना कर पाए। उन्होंने प्रॉक्सी वाला जो पीट हेग्सेथ ने नहीं डाला था, वो ट्रंप साहब ने आके इंक्लूड किया, और यही अभी लगातार होता जा रहा है। मार्को रूबियो कभी नेवी का कहा, बाद में आके उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, एयरफोर्स को इंक्लूड किया, और स्टेट डिपार्टमेंट में कुछ कहा। अब देखे, ट्रंप साहब जब आए, ये एरेटिक आदमी है ना जी, ये बिजनेसमैन है, हर चीज में पैसे का सोचता है। पाकिस्तान से भी जो इसने अपने बहुत करीबी ताल्लुकात बनाए हैं, जैसे कि आप सबको आज मालूम है, वो क्रिप्टो करेंसी के कारोबार के वजह से बनाए हैं और किसी वजह से नहीं बनाए। सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर ने इनको, उनका एक लौंडा है लाहौर का, बिलाल बिन साकिब,
जी उसके थ्रू इनको क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में लाया है। और ये पाकिस्तान 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 करते रहते हैं ना जी। पाकिस्तान से घटिया दहशतगर्द मुल्क और कौन है? और उसकी इतनी तारीफें अगर इसने जितने की है, पहले भी देखे अमेरिकन सदरों ने किया है, ये नहीं कि उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि पाकिस्तान CIA का एक बहुत बड़ा अड्डा रहा है, इसमें शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से घटियापन से इसने किया है ट्रंप ने, ये तो कभी नहीं हुआ है। अब देखिए लेकिन ईरान के ऊपर अमर मस्तिकान जी, और शायद इस बात का अंदाजा अमेरिकन को भी है, क्योंकि आप अमेरिका से ही मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, शायद इस बात का अमेरिकन को भी अंदाजा है। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिन पहले ही 90 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या ये बात, चाहे बात रूबियो हो, चाहे बात पीट हेगसेथ हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, उनकी जो पूरी टीम हो, क्या उनको इस बात का इल्म नहीं हो रहा? देखिए इनके टीम में दो लोग, एक तो हमारे साउथ एशिया के लोग जो है ना, एक तो तुलसी कबाट है, उनको तो पूरा मालूम है कि पाकिस्तानी दहशतगर्द है। और उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये लिखा भी, देखे तुलसी कबाट के रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ईरान के जो न्यूक्लियर जो भी कैपेबिलिटीज हैं, वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो इन्होंने लास्ट ईयर किया था जून में, उसमें वो तबाह हो गए। ये उनके रिपोर्ट में लिखा हुआ था। लेकिन ट्रंप साहब ने कहा नहीं जनाब, उनको पता नहीं, मुझे पता है। एक तो इनके साथ ये मसला है, इन्होंने जो है स्टेट डिपार्टमेंट में जो कैरियर डिप्लोमेट्स होते थे, देखे ये लोग बड़े सलीके से काम करते थे। ये अमरीकी जो है ना, इन्होंने दुनिया पे अपना गलबा कैसे कायम किया कि बहुत सलीके से, बहुत होशियारी से ये काम करते थे। लेकिन इन साहब ने, मौसूफ ने आके हजारों जो इनके डिप्लोमेट्स थे, जो इस चीज को स्टडी करते थे, भाई किस तरीके से किसके साथ डील करना है, किससे बात करनी है, बहुत ही होशियारी से अपना काम चलाते थे ना जी। यह तो नहीं है कि आप दुनिया के ऊपर बदमाशी के साथ, ये पंजाबी मुसलमानों के तरह तो पूरी दुनिया के ऊपर आप नहीं कर सकते ना राज। तो ये ट्रंप जो है जनरल आसिम मुनीर के साथ दोस्ती करने के बाद पंजाबी जिहादियों जैसी बातें करने लगा है, बेवकूफाना, कि हम ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है अब स्ट्रेट ऑफ ट्रंप हो जाएगा। भाई स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कैसे होगा? आप 8000 मील दूर बैठे हुए, अगर उसको कोई स्ट्रेट ऑफ होना चाहिए तो लेकिन अमर जी, स्ट्रेट ऑफ मुझे लगता है ये तो भाई सोचने वाली बात है, ख्यालों वाली बात है, ये उनकी दिली ख्वाहिश है, वो पूरी हो या ना हो ये बात अलग है। लेकिन अरविंद सिंह तेजावत जी भी मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार। सर आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन यहाँ पर जो अभी हालात है, अरविंद सिंह जी, क्या पिछले कुछ सालों में आप, क्योंकि अगर अमेरिका के इतिहास की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप के इतिहास की ही बात क्यों ना करें, कहा जाता है कि झूठ बोलने का तो कई बार वो रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। पिछली बार भी जब वो सत्ता में आए तब भी उनके ऊपर बड़े आरोप लगे। लेकिन मिडिल ईस्ट में क्या वो घिर चुके हैं? क्योंकि अपने आप को वो बार बार ये कहते हैं कि भाई वो तो शांति के पुरोधा हैं, कई जंगों को रुकवाया, लेकिन इस बार की उनके टर्म में कई जंगों में शामिल होना या जबरदस्ती अमेरिका को जंग में झोंक देने का आरोप लग रहा है। बिल्कुल नैना जी, ये बात बिल्कुल सच है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत सारे हुए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।